दिल्ली में भाजपा की नई सरकार का गठन। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित 6 मंत्रियों को दिल्ली पद और गोपनीयता की शपथ। पीएम के विकसित दिल्ली के विजन को पूरा करने का लिया संकल्प। रेखा गुप्ता के दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद जींद स्थित उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल। परिजनों ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का किया आभार। डॉक्टर विवेक जोशी के चुनाव आयुक्त बनने के बाद प्रदेश सरकार ने अनुराग रस्तोगी को मुख्य सचिव किया नियुक्त। सीएस ने संभाला अपना पदभार। और संगीन अपराधों में गवाहों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने उठाया बड़ा कदम। हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 की हुई शुरुआत। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में नई भाजपा सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और इस समारोह में 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, रविंदर इंद्रराज, कपिल मिश्रा शामिल हैं। भाजपा 27 वर्षों के बाद एक बार फिर दिल्ली की सत्ता में आई है और आज रामलीला मैदान में भव्य शपथ समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा व एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित एनडीए घटक दल के नेता चंद्रबाबू नायडू व बड़ी संख्या में भाजपा नेता उपस्थित रहे। रेखा गुप्ता हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से जीती हैं। उन्होंने 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रही। इसके अतिरिक्त रेखा गुप्ता भाजपा महिला मोर्चा दिल्ली की महासचिव भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री और दूसरी भाजपा महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें नेताओं व लोगों की ओर से बधाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि वह जमीनी स्तर से उठकर आई हैं। कैंपस राजनीति, राज्य संगठन, नगर निगम प्रशासन और अब विधायक के साथ साथ मुख्यमंत्री के रूप में भी सक्रिय रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वह दिल्ली के विकास के लिए पूरी ताकत से काम करेंगी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा की नीतियों पर मोहर लगाकर दिल्ली में भाजपा को जिताने का काम किया है और लोगों को प्रलोभन देकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है। जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, जिन्होंने शपथ लिया है और उनके साथ सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ लिया, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश गति से आगे बढ़ा है और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगा, दिल्ली भी गति से आगे बढ़ेगा। गौरतलब है कि रेखा गुप्ता सहित दिल्ली को प्रदेश ने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। इससे पहले स्वर्गीय सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उधर गत रात्रि दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा होने के साथ ही जींद जिले के उनके पैतृक गांव नंदगढ़ में दिवाली जैसा माहौल बन गया। उनके परिजन, ग्रामीण और भाजपा के नेताओं में उत्साह है। रात को ही उन्होंने पटाखे एवं ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया और आपस में मिठाइयां बांटते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये नंदगढ़ गांव के साथ साथ हरियाणा के लिए गर्व की बात है। भाजपा ने एक आम कार्यकर्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। जींद की रेखा गुप्ता सुषमा स्वराज के पश्चात दूसरी महिला होगी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। तेलंगाना में बहुत अच्छी खुशी मनाई जा रही है। रेखा गुप्ता जी हमारी भतीजी है, वो दिल्ली की सीएम बनाई गई है। उससे जुलाना में और नंदगढ़ गांव में काफ़ी खुशी का माहौल है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। और जो हाईकमान बीजेपी ने ये फैसला लिया है, ये बहुत अच्छा लिया है। मोदी जी की बड़ी मेहरबानी है और ये अच्छे काम करेगी, आने वाले टाइम में दिल्ली को चमका देगी। और इस बार जो है कि हरियाणा की बेटी और जुलाना विधानसभा की बेटी जो है कि दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री बना दी है। और सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
और शीर्ष पदाधिकारी का, हाई कमान भाजपा का, दिल्ली सरकार सभी का मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि जुलाने की बेटी को जो कि दिल्ली की बागडोर जो है कि संभालने का जो मौका दिया, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं जुलाना की तरफ से। सीएम बनने की खुशी में रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे गाँव की जो रेखा गुप्ता है तो सीएम बनी है, और हम बहुत उम्मीद करते हैं कि वो दिल्ली के लिए बहुत अच्छे काम करेगी, और जो हमारी सेठ की हमारी बहन है, जो हमारी बेटी है, वो बहुत अच्छे काम करेगी। हमें बहुत बहुत खुशी है और हम उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं। वहीं दिल्ली में रेखा गुप्ता के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक भ्रष्ट सरकार को सत्ता से हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास जताया है। पिछले 27 वर्ष के दिल्ली के विकास पर ग्रहण लगा हुआ था, लेकिन अब विकसित दिल्ली का लक्ष्य जल्द पूरा होगा। वहीं अनिल विज ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। कांग्रेस ने तो हार के डर से कई जगहों पर उम्मीदवार भी मैदान में नहीं उतारे हैं। सुषमा स्वराज जी के बाद एक बार फिर हरियाणा की बेटी के सिर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का ताज सजा है। दिल्ली में 27 साल से विपक्षी पार्टियों का शासन होने की वजह से विकास पर ग्रहण लगा हुआ था, वो ग्रहण अब हट गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और जो बाकी मंत्री परिषद है, वो सारे मिलकर काम करेंगे और दिल्ली को वो रुतबा दिलाने का काम करेंगे जो एक देश की राजधानी का होना चाहिए। निकाय चुनाव में तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुकाबला है। कांग्रेस ने तो कई जगह पर अपने हाथ खड़े कर दिए, बहुत सारी जगह कैंडिडेट ही खड़े नहीं करेगा किए। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में पूरी तरह से हरियाणा में जीतेगी। आज का बहुत ऐतिहासिक क्षण है और एक दिल्ली वालों का भी आभार है कि उन्होंने कैसी भ्रष्ट और झूठी और भ्रम फैलाने वाली सरकार को बाहर करने का काम किया और एक दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री होगी। एक महिला सशक्तिकरण के लिए भी माननीय इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठा रहा है बहुत सराहनीय है। बहुत पुरानी भारतीय जनता पार्टी की और छात्र नेता रही है, आज वो दिल्ली का इतिहास बनने जा रहा है। एक वापस रेखा गुप्ता जी को हम आपके चैनल के माध्यम से भी वैसे भी हम उनको शुभकामनाएं बधाई देते हैं। अब दिल्ली विकसित दिल्ली होगी। आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जेडीयू के संजय झा और ललन सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एनडीए बैठक के बाद डीडी न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से खास बातचीत की। सभी वरिष्ठों की मौजूदगी में हमारे अपने भाजपा के 21 राज्यों में भाजपा की सरकार का बनना ये अपने आप में बड़ी बात है और खासकर इसका सबका मजा तब बढ़ जाता है जब दिल्ली में 27 साल बाद हमारी अपनी बहन मुख्यमंत्री करके शपथ लेती है। मेरी अपनी ओर से उनको शुभकामना भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार चलेगी और विकास का नया कीर्तिमान बनेगा। ये बात सही है कि गठबंधन की सरकारों के साथ 21 दलों की सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का बनना ये बड़ी बात है और जो बड़बोले थे वो घर गए, ये भी बड़ी बात है। डॉक्टर विवेक जोशी के चुनाव आयुक्त बनने के बाद प्रदेश सरकार ने अनुराग रस्तोगी को राज्य का मुख्य सचिव बनाया है। आज उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। इसे लेकर कल ही आदेश जारी किए गए। रस्तोगी 1990 बैच के आईएएस हैं। सरकार ने उन्हें वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का अतिरिक्त चार्ज भी दिया है।
वे लंबे समय से इस विभाग में तैनात हैं और प्लानिंग कोऑर्डिनेशन के प्रभारी सचिव भी वही रहेंगे। वे 30 जून को रिटायर होंगे। इससे पहले 2024 में डॉक्टर विवेक जोशी की नियुक्ति में देरी के कारण उन्हें 4 दिन के लिए कार्यवाहक व मुख्य सचिव बनाया गया था। अनुराग रस्तोगी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। प्रशिक्षण के बाद 1992 में नारनौल में उनकी बतौर एसडीएम पोस्टिंग हुई। इसके बाद वे अतिरिक्त उपायुक्त बने। पानीपत और हिसार में उपायुक्त भी रह चुके हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विभागों में निदेशक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 शुरू की है। गृह विभाग द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये योजना उन अपराधों के साक्षियों पर लागू होगी जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78 और 79 के साथ साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8, 10, 12, 14 और 15 के अधीन दंडनीय है। हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना के तहत गवाहों की सुरक्षा के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इनमें से सुनिश्चित करना शामिल है कि जांच या सुनवाई के दौरान गवाह और आरोपी आमने सामने ना आए। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म आज मनोरंजन का सबसे प्रमुख साधन बन गया है, लेकिन मनोरंजन के इन माध्यमों पर आए दिन अश्लीलता और अमर्यादित शब्दों के प्रयोग के मामले सामने आते रहते हैं। देश में मनोरंजन के साधन समाज में अश्लीलता और फूहड़पन को बढ़ावा न दे सके, इसलिए सरकार ने एक बार फिर से सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट पब्लिशर्स यानी ओटीटी को एक एडवाइजरी जारी की है। इन दिशा निर्देशों का मकसद समाज में मनोरंजन के कार्यक्रमों में अश्लीलता और अमर्यादित शब्दों पर प्रतिबंध लगाना है। मंत्रालय ने पिछले दिनों सोशल मीडिया के कई कार्यक्रमों में अश्लीलता और अमर्यादित शब्दों के लगातार प्रयोग के बाद ये एडवाइजरी जारी की है। सरकार का कहना है कि डिजिटल न्यूज पब्लिकेशन को भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंडों और केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना जरूरी है। करनाल नगर निगम के वार्ड नंबर 8 और वार्ड 11 में पार्षद पद के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें निर्विरोध चुने जाने पर जीत का सर्टिफिकेट दिया गया है। वार्ड नंबर 8 से भाजपा प्रत्याशी संकल्प भंडारी जबकि वार्ड नंबर 11 से भाजपा प्रत्याशी संजीव मेहता निर्विरोध पार्षद चुने गए हैं। उनकी जीत के बाद दोनों पार्षदों के समर्थकों ने उनका स्वागत किया और मिठाई बांटी। निर्विरोध पार्षद संकल्प भंडारी ने अपनी जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मैं पहले भी करनाल के इस वार्ड से पार्षद रह चुका हूं और हमेशा जनता के साथ रहकर विकास कार्य किए हैं। जनता के समर्थन के कारण ही अन्य प्रत्याशियों ने भी हमें समर्थन दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 वर्षों में हम अपने वार्ड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं सभी वार्ड वासियों का और अपने पार्टी चीफ नेतृत्व का और पार्टी संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझ पर आस्था जताई और आज मैं निर्विरोध चुना गया हूं। इसके लिए मैं अपने अंकल श्री यशपाल मित्तल जी और साथ में विष्णु शर्मा जी और राजेंद्र मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस दिया और मुझे जो है निर्विरोध पार्षद बनाया। वार्ड की जनता का बहुत आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इतना प्यार दिखाया और इतना 6 साल का जो हमने सेवा की उसका जो है हमें इतना बड़ा जो है प्रसाद दिया। प्रसाद के रूप में मुझे जो है ये टिकट मिली पार्टी से और साथ में मैंने सेवा जो की थी उसका उन्होंने मुझे ये परिणाम दिया। मैं मुझे निर्विरोध पार्षद चुना उन्होंने। मैं वार्ड की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से उनसे वादा करता हूँ जैसे 24/7 पहले मैं वार्ड में ही सेवा में रहा हूँ अब भी रहूंगा और ऐसे ही उनके बीच में रहकर उनकी सेवा करूंगा। वहीं विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि सभी 20 वार्डों में हमारे प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। करनाल के 2 वार्डों में हमारे पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिद्धांतों की राजनीति में विश्वास रखती है। कांग्रेस में बचा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कभी रुकते ही नहीं। एक ड्राइव होती है, एक विशेष दिन होते हैं, उन दिनों में हम जो सारे कार्यकर्ता करते हैं। आप भी आज सदस्य आज भी ग्रहण कर सकते हैं। उनके पास ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई उनके पास विजन है, ना उनके पार्षद वार्ड में है। प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए आलू उत्पादक किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को पिछले वर्ष 2023-24 की बकाया राशि
46.34 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को सलाह दी जाती है कि आलू का भाव कम होने की स्थिति में फसल को कोल्ड स्टोर में रखा जा सकता है। भावांतर योजना का उद्देश्य मंडियों में बिक्री मूल्य में गिरावट आने के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाना है। योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें 5 फल फसलें, 14 सब्जी फसलें, 2 मसाला फसलें शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार सरसों की खरीद 28 मार्च की बजाय 15 मार्च से ही शुरू कर दी जाए। वे कल चंडीगढ़ में रबी विपणन मौसम 2025-26 के दौरान सरसों की खरीद करने के बारे आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरसों की खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसान हितों को हमेशा सर्वोपरि रखती है और हमेशा किसानों की भलाई के कार्यों को तवज्जो देती है। हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जहां सभी फसलों को MSP पर खरीदा जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सरसों की खरीद के लिए 108 मंडियां निर्धारित की गई हैं। उन्होंने खरीद एजेंसियों, मंडी बोर्ड व संबंधित विभागों को सरसों की खरीद सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए हैं। वस्त्र उत्पादन में जहां भारत आत्मनिर्भर है, वहीं अब वस्त्र मंत्रालय द्वारा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत पहने जाने वाले कपड़ों के अलावा अन्य कार्यों में प्रयोग होने वाले कपड़ों का देश में ही निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर 2000 करोड़ रुपए के लगभग बजट नवाचार, रिसर्च व तकनीकी सहायता के रूप में वस्त्र मंत्रालय खर्च करने जा रहा है। ये राष्ट्रीय टेक्सटाइल मिशन के निदेशक अशोक मल्होत्रा ने भिवानी में आयोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में कही। इस मौके पर विभिन्न देशों के कपड़ा उद्योग से जुड़े तकनीकी जानकार भी उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सड़क व पुल निर्माण, मेडिकल क्षेत्र, जियो टेक्सटाइल व कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने वाले कपड़ों की वैश्विक मांग है। इसी को देखते हुए भारत न केवल टेक्सटाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, बल्कि पहनने के अलावा अन्य जरूरत के कपड़ों को भी देश में उत्पाद कर सके। इसके लिए केंद्र सरकार नवाचार को बढ़ावा दे रही है। अनेक क्षेत्रों में प्रयोग होने वाले कपड़ों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए देश में ही तकनीक विकसित की जा रही है। देश के विभिन्न टेक्सटाइल इंजीनियरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इंडिया ने टेक्सटाइल बना लिया है, अब है फंक्शनल टेक्सटाइल, जिसको टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ा सेक्टर अभी उभर के आ रहा है वो जियो टेक्सटाइल। जियो टेक्सटाइल क्या है? रोड जहां भी बन रहे हैं, ब्रिज जहां भी बन रहे हैं, फ्लाईओवर जहां भी बन रहे हैं, उनके अंदर जो टेक्सटाइल यूज होता है उसको जियो टेक्सटाइल बोलते हैं। उस सेक्टर में इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। फिर सेकेंड अभी चल रहा है मेडिकल टेक्सटाइल। इस तरह की बैंडेज आ गई हैं जो कि अपने आप ड्रेस करती हैं वुंड को। ये टेक्सटाइल की बजाय टेक्निकल टेक्सटाइल में आगे बढ़ जाए, नए नए कोर्स थोड़े टेक्सटाइल में इंट्रोड्यूस कर दे, फंक्शनल टेक्सटाइल में इंट्रोड्यूस कर दे, वो बच्चों को पढ़ाए जाए और ये फिर जाके इंडस्ट्री में जाए और उनके हैंड होल्ड करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ऑलरेडी उनके सीनियर वहां बैठे हों। जो टेक्निकल टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में जो प्रोडक्ट आता है हमारे आम कपड़े को छोड़ के, आम कपड़ा मतलब जो कपड़ा हम पहनते हैं या होम टेक्सटाइल है, उनको छोड़ के जो टेक्निकल टेक्सटाइल फील्ड है, जो फैब्रिक जहाँ पे फिल्टर में यूज होता है, जियो टेक्सटाइल में यूज होता है, रोड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, मेडिकल में यूज होता है, कंपोजिट बनाने में यूज होता है, उन प्रोडक्ट का डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए जिला उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए कि इस योजना के तहत लंबित लगभग 77,000 लाभार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों की जियो टैगिंग का कार्य आगामी 15 दिनों में पूरा किया जाए, ताकि जल्द से जल्द इन लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए किस्त जारी की जा सके। साथ ही पीएम आवास योजना के तहत नई सूची तैयार करने के लिए भी सर्वे का कार्य तीव्र गति से करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 पहले चरण में 62 ग्रामीण पंचायतों में 4,533 परिवारों को भूखंड आवंटित कर दिया गया है। अगले चरण के लिए 1,000 पंचायतों को चिन्हित कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि भ्रूण जांच करने व करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग मिलकर इस दिशा में तीव्र गति से कार्य करें। इसके अलावा उपायुक्तों को निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बाजार की सुविधा सुनिश्चित करवाने के लिए साझा बाजार हेतु स्थान चिन्हित करें। सीएम ने समग्र शिक्षा की समीक्षा करते हुए कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट पर अंकुश लगाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 6 से 18 वर्ष के बच्चों की ट्रैकिंग की जाए ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। बैठक में बताया गया कि गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए चलाई जा रही हर घर हर गृहिणी योजना के तहत अब तक 15 लाख लाभार्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। साथ ही उन्होंने सिंचाई योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। प्रदेश भर में टूटे हुए या कच्चे खालों को भी चरणबद्ध तरीके से पक्का किया जाए। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देते हुए अब तक प्रदेश की 2.85 लाख एकड़ भूमि को सिंचित किया गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधि को सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु ट्रेनिंग करवाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस वर्ष सभी जिला पार्षदों, पंचायत समिति सदस्यों तथा ग्राम पंचायत सरपंचों की 31 मार्च 2025 तक ट्रेनिंग करवाई जाएगी। बैठक में बताया गया कि हरियाणा के 2987 गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव घोषित किया जा चुका है और 31 मार्च 2025 तक कुल 3646 गांव ODF प्लस मॉडल गांव घोषित हो जाएंगे। ODF प्लस मॉडल के तहत गांव को खुले में शौच से मुक्त करने के साथ साथ ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाएगा। फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में देश विदेश से रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटकों को देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विरासत अपनी ओर आकर्षित कर रही है। साथ उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी मिल रहे हैं। कल शिल्प मेले में उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने शिरकत की। इस दौरान प्रदेश के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। प्रभाती परिडा ने कहा कि इन मेलों का आयोजन समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। हरियाणा ने उड़ीसा राज्य को थीम स्टेट बनाकर उड़ीसा के रंग में सूरजकुंड को रंगने का अवसर दिया है, जो कि हम सबके लिए गौरव की बात है। उड़ीसा कल्चर को प्रमोट करने का बेहतरीन अवसर मिला है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला, संस्कृति और शिल्प कला को प्रोत्साहन मिलेगा। गौरतलब है कि उड़ीसा व मध्य प्रदेश राज्यों को इस बार मेले के थीम स्टेट के रूप में चुना गया है। इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला में आई हूँ। हरियाणा की स्टेट को मैं आभार प्रकट कर रही हूँ कि इतना बड़ा क्राफ्ट मेला जिसपे थीम पर उड़ीसा और मध्य प्रदेश हैं, मेजबान हरियाणा को बहुत जितने भी हम शुक्रिया अदा करें वो कम है। महाप्रभु के बालू का शिल्प से लेके अंदर से हमारी जो उड़िया घर की जो कल्चर, जैसे तुलसी चौरा है, माँ लक्ष्मी की पूजा है और प्रभु जगन्नाथ की है, संकीर्तन है, वो सब देख के हमारी कल्चरल हेरिटेज को हम विश्व दरबार में दिखाने की कोशिश कर रही हैं। हरियाणा हमको ये स्कोप दिया, इसलिए थैंक यू हरियाणा। प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश जल सुरक्षित राज्य के लक्ष्य को 2047 से पहले पूरा करेगा। इसके लिए हरियाणा में रेनिवेल जल जीवन मिशन अमृत योजना के अलावा नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। रणबीर गंगवा जल सुरक्षित राष्ट्र विषय पर उदयपुर में आयोजित कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद रही। गंगवा ने कहा कि 2 दिवसीय सम्मेलन जल संरक्षण के मामलों में विकसित भारत की यात्रा में अहम भूमिका अदा करेगा। हरियाणा में जल संसाधनों के समुचित इस्तेमाल और योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा में नहर आधारित योजनाओं को और सुदृढ़ किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों के जल घरों में पानी की कमी है, उनको नहरों के ऊपरी छोर पर स्थानांतरित करना प्रक्रिया में है। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से हरियाणा को जल सुरक्षित राज्य बनाने के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की मांग की। से पहले ही एक जल सुरक्षित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा कि हमने हरियाणा में जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए हर घर
नल हर घर जल पहुंचाने के लिए बहुत ही सकारात्मक कदम उठाए हैं। हरियाणा राज्य में मेवात जैसे क्षेत्रों को रेन्यूअल योजनाओं के दायरे में लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में नहर पर आधारित जल घरों में पानी की कमी है, उनको नहरों के ऊपरी छोर पर स्थानांतरित करना भी प्रक्रिया में है। यह बहुत ही बड़ा कार्य है, लेकिन फिर भी मैं केंद्र सरकार व माननीय जल शक्ति मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि हरियाणा राज्य को जल सुरक्षित प्रदेश बनाने के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान करने की कृपा करे। रणवीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी से रेन्यूअल परियोजना के माध्यम से 216 गांवों को स्थायी आधार पर पीने का पानी उपलब्ध कराया है। नवीन और सतत स्रोत वाली ये परियोजना गेम चेंजर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार मेवात क्षेत्र के गांवों को रेन्यूअल योजनाओं के दायरे में लाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। वहीं भूजल के अत्यधिक दोहन से निपटने के लिए हरियाणा सरकार सकारात्मक कदम उठाते हुए आगे बढ़ रही है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने वर्ष 2024 में 10वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने इसके लिए CCTNS की पूरी टीम को बधाई दी। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक शिवास कविराज ने बताया कि CCTNS को विकसित करने का उद्देश्य अपराध की जांच और अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली विकसित करना है। पिछले 17 महीनों में 15 बार NCRB की मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस प्रथम स्थान पर रही। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस ने अगस्त व सितंबर 2024 में 99.99% स्कोर के साथ देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया था, जबकि अन्य माह में हरियाणा पुलिस ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए आवश्यकता अनुसार मौजूदा नीतियों को संशोधित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे न केवल अधिक निवेश आकर्षित होगा, बल्कि रोजगार के और अधिक अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कल उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हरियाणा ने पहले ही IMT खरखौदा की सफलता के आधार पर राज्य भर में 10 अत्याधुनिक औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने की योजना बनाई है। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए। इस संबंध में उन्होंने हरियाणा में एक अत्याधुनिक IT पार्क के निर्माण के साथ साथ उद्योगों और MSME दोनों के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का भी सुझाव दिया, ताकि राज्य को निवेश के लिए अधिक आकर्षक स्थान बनाया जा सके। CM ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी से सटा होने और मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ हरियाणा वैश्विक उद्यमों को आकर्षित करने वाले आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा भारतीय प्रवासी भी हरियाणा में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक हैं, जिससे आर्थिक विकास के लिए और अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि उद्योग विभाग और हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम ऐसे सभी उद्यमियों से संपर्क करते हुए हरियाणा राज्य में उनके निवेश को सुविधाजनक बनाना चाहिए। समय पर कार्यान्वयन और परिणाम सुनिश्चित करने के लिए ये कार्य टारगेट बेस्ड होना चाहिए। एक अलग बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में एरोस्पेस और रक्षा निवेश आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्देश दिया। हरियाणा राज्य को राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एरोस्पेस और रक्षा निवेश नीति को स्वीकृति दी गई, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में $1 बिलियन अमेरिकी के निवेश को आकर्षित करना है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।